हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ईयर 2022 का पार्ट नंबर 3। और इसके पहले हम लोग ईयर 2023 के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर चुके हैं। सिर्फ कर ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालिसिस किया है। समझें कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं तो हम लोग उस क्वेश्चन को कर सकें। बेसिकली हम लोग उस क्वेश्चन से जुड़ा जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, जिस जगह से उस क्वेश्चन को लिया गया है, उस पूरे चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कंडीशन में पूरे एक ईयर को एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। भाई सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी हम लोग को सॉल्व करना है कि बस एक से लेकर पूरा सॉल्व करना शुरू किया आंसर हो गया। तो तुमको ऐसे सॉल्व बुक्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, सीखना है, देखना है कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर में कितने वेटेज हैं, कितने क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे नीट में आ रहे हैं। उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, तो ही PYQs सॉल्व करने का कह सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिल सकता है। सिर्फ सॉल्व करना इज़ नॉट ओनली द पर्पस। ठीक है, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, अपने लेवल को चेक करेंगे, अपने प्रिपरेशन को चेक करेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली पर्पस कि बस सॉल्व किया हो गया। हमको एक तरीके से पूरे सिलेबस के चैप्टर्स को, टॉपिक्स को रिवाइज करके चलना है। ठीक है, और देखना है कि किसी क्वेश्चन में जो चीज़ें आ रही हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये कैसे हमको हेल्प करेगा। बिलीव करो, अगर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला होगा ये एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बच्चों ईयर 2022 का पार्ट नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने 21 क्वेश्चन तक कर लिया था। 21 क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को अच्छे समझा, देखा, फॉर्मूला समझा, कॉन्सेप्ट देखा, पूरा अच्छे से एनालिसिस किया। जिन बच्चों नहीं देखा है, ईयर 2022 के या थर्ड पार्ट है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर के थॉरली अच्छे से देख लो। और उसके पहले अगर 2023 नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लो। सीक्वेंस वाइज हमको चलना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कि ईयर 2022 का पार्ट नंबर 3 PYQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू होगा। देखते हैं क्वेश्चन 22 हमसे क्या कहता है। चलो, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, वैक्यूम की बात नहीं हो रही है, एक किसी मटेरियल मीडियम की बात हो रही है। व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब देखो यहाँ पर पे रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात हो रही है। इसको समझेंगे, यही तो मतलब है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, ये सब समझेंगे। ठीक है, ताकि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, अगर इसको यूज़ करके कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो तो लाइट किसी मटेरियल मीडियम में जा रहा है, वैक्यूम में नहीं जा रहा है, किसी मटेरियल मीडियम में जा रहा है। जैसे मान लो वाटर कह सकते हो, चाहे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास, कोई दिक्कत नहीं है। उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी हमको दिया हुआ है। अभी समझिए इसका मतलब क्या होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, हमको उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है, क्या होगा। अब सबसे पहले फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, भूल जाओ। हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये वैक्यूम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होती है, हम सब जानते हैं, बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वी नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये वैक्यूम के लिए होती हैं। ठीक है,
लेकिन लाइट अगर वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, जैसे ग्लास या वाटर कोई भी, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कुछ ना कुछ होगी। तो वी कॉल इट एप्सिलॉन एम एंड म्यू एम। किसी गिवन मीडियम के लिए, ठीक है भाई, जो जिस वैक्यूम के लिए होगी वही चीज़ किसी दूसरे मीडियम के लिए भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी और परमिबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर पे अगर हम लोग किसी मीडियम की परमिटिविटी, ध्यान से सुनना, किसी मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन अगर वैक्यूम के परमिटिविटी से करें तो उसी को कहा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये मीडियम की अपनी परमिटिविटी है, मगर इसकी परमिटिविटी का कंपैरिजन हम लोग अगर वैक्यूम की परमिटिविटी से करें तो वही कहलाएगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है या रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो वैक्यूम से हम लोग कंपेयर करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम मीडियम की परमिटिविटी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबसे पहले समझो, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, जो पर्पस है इस क्लास का वो समझो, चीज़ों को समझना। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी और रूप में तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा तुमको पता है यार, ऊपर ही परमिटिविटी है, यहाँ ही परमिटिविटी है, तो दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन कितना होगा? नो डायमेंशन, यूनिटलेस होगा। तो कोई भी चीज़ किसी भी रूप में आ सकती है, हमको उसको बस समझना होगा अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फाइंड करें रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसे निकालोगे? मीडियम की परमिएबिलिटी डिवाइड बाई वैक्यूम की परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ पहले समझो कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है किसी मीडियम की, और रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो जो चीज़ हमको दिया था एप्सिलॉन आर और म्यू आर, पहले वो समझ लो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड को निकालने का, c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूले को अगर मीडियम पे लगाएं तो मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/μm इंटू एप्सिलॉन एम। भाई जो वैल्यूज़ वैक्यूम के लिए है वही वैल्यूज़ जो मीडियम की होती मीडियम पे लगा दो। तो लाइट की वेलोसिटी अगर वैक्यूम में निकालनी है तो ये फॉर्मूला, किसी दूसरे मीडियम में निकालनी है तो ये फॉर्मूला। बस म्यू और एप्सिलॉन जो वैक्यूम का है उसके जगह पर मीडियम की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऑप्शंस में हमको ये v की वैल्यू ये म्यू एम और एप्सिलॉन एम के टर्म्स में नहीं, म्यू आर और एप्सिलॉन आर के टर्म्स में देना है। मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिबिलिटी के टर्म्स में नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी के टर्म्स में देना है। मतलब हमको एप्सिलॉन एम और म्यू एम हटाना है और वहाँ पर क्या लेकर के आना है? एप्सिलॉन आर और म्यू आर। कैसे निकालेंगे देख लो। नाउ v इज इक्वल टू 1/√ऑफ, यहाँ से म्यू एम की वैल्यू फाइंड करो, म्यू एम दिस इंटू दिस कह सकते हैं, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन एम क्या निकाल सकते हो? दिस इंटू दिस, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैक्यूम वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर लो और जो म्यू और एप्सिलॉन है उसको अलग कर लो। तो क्या मिलेगा हमको? 1/√ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर। यहाँ तक क्लियर है। और 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन क्या होता है रूट में, सी के बराबर होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर। तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर बेहतर होगा कि इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे हम याद कर लें। ठीक है, ये सबको पता है कि भाई वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी मीडियम में क्या होगा, शक्ल वही है, बस वैक्यूम की जगह मीडियम की वैल्यूज़ आ जाएगी। लेकिन उन वैल्यूज़ को अगर रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में लिखना है तो फिर ये आता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, v इज इक्वल टू सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। और मैं तो कहूँगा इस वैल्यू को भी फॉर्मूले के तौर पे याद कर लो। ठीक है, हमारा टाइम बचेगा, वक्त बचेगा। कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फट से लिख देंगे। मैं तुम्हें क्यों याद करने को बोलूँ पता है, क्योंकि 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन से क्वेश्चन डायमेंशन बहुत घुमा के आता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस। अब कुछ बच्चों को पता है कि ये तो सी का डायमेंशन होता है LT-1। तो क्वेश्चन कई तरीके से भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को करेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये फॉर्मूला पहले से याद रहता है, तो उनके लिए बस टिक करना है और आगे चलना है। ठीक है, तो हमको भी याद करके चलना होगा कि अगर आए तो फटाफट कर सकें। चलेंगे 23rd की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो फैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज़ कॉन्सेप्ट है, उसी पर बेसिक क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट है जो हम लोग याद भी करके रखे होते हैं, उसी पर क्वेश्चन देखो पूछा गया है। कह रहा है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर इस बात को ध्यान रखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बात हो रही है। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस का चेंज पूछ रहा है टेम्परेचर के साथ। सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, किसका, कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो कि इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। यही फैक्ट तो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ने वाले, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होता है कि ये फैक्ट है कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, बाकी के तीन का कोई मतलब नहीं है। और अगर तुमको भूल गया हो तो फॉर्मूला भी पढ़ते हो, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे R की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अल्फा यहाँ पॉजिटिव होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, RT इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा टी फॉर सेमी कंडक्टर्स। तो ये दोनों फॉर्मूले से भी हमको ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर हमको फैक्ट्स भूल गया है, ये फॉर्मूले हमको याद है, तो ये फॉर्मूले ही बता देंगे कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करेगा विद टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस टिक करना है और आगे चलना है। ठीक है, तो चलेंगे 24th की तरफ, डू इट फास्ट। डायमेंशन से नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है, पक्का है, आने वाला है। डायमेंशन जितना हमने पढ़ाया है, एक एक लेक्चर को ध्यान से तुमको देखना है, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी तुमको नहीं मिलने वाला है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है,
दैट डायमेंशन MLT-2 A-2 बिलोंग्स टू। अच्छा, अब देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। जनरली हम लोग क्वेश्चन कैसे याद करते हैं या कैसे क्वेश्चन देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हमको दिया रहता है और उसका डायमेंशन पूछा जाता है। हल्का सा रिवर्स कर दिया है, डायमेंशन दिया है अब पूछा डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करता है। अब इसका एक तरीका सिंपल है, इन चारों का डायमेंशन निकाला जाए, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, फ्लक्स, इंडक्टेंस, सबका निकालो, चेक कर लो किसके बराबर है। सिंपल मेथड है। लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, डायमेंशन करते करते याद हो जाए वो अलग बात है, यूज़ करते करते याद हो जाए वो अलग बात है, याद करना नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें से बहुतों को इन चारों का डायमेंशन नहीं पता होगा, चारों का नहीं पता, एक दो शायद पता भी हो, उसको निकालना पड़ेगा किसी फॉर्मूले की हेल्प से। जैसा कि तुमको सिखाया मैंने, फॉर्मूला की हेल्प से कैसे डायमेंशन निकालते हैं। परमिबिलिटी का निकालोगे, परमिटिविटी का निकालोगे, बहुत लकी होगे तो पहले बार में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर चौथे बार में आएगा, मगर आ जाएगा। लेकिन अगर ये चौथे तीसरे बार में आया तो हमारा वक्त बहुत खर्चा होगा। तो क्यों न इसी को थोड़ा सा यूज़ करके और दिमाग लगा करके कुछ जुगाड़ बैठाया जाए। ठीक, करने का तरीका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो हमको वहाँ पर पे क्लिक कर जाए वो मेथड कर डालो। ठीक है, मगर वो लंबा मेथड ना हो, मेक श्योर। जैसे मैं भी इसी चीज़ को प्रीफर करूँगा कि चारों का डायमेंशन फटाफट निकाल ले, फॉर्मूला यूज़ करके, कुछ का याद हो, अच्छी बात है, आगे बढ़े। लेकिन मेरे जब जब इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने कहा एक चीज़ बड़ी क्लिक की, इस डायमेंशन का इतना हिस्सा देखो क्या है, ये MLT-2, इतना हिस्सा सबको पता है कि ये फोर्स का डायमेंशन होता है। तो MLT-2 तो फोर्स हो गया, और A एरिया नहीं है, एम्पियर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, -2 है तो डिवाइड में आएगा। तो एक्चुअली में जो टोटल वैल्यू है MLT-2 A-2, ये है क्या, ये एक्चुअली में फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर है। देख लो है कि नहीं, MLT-2 फोर्स, एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इन चारों से कैसे कनेक्शन बैठाया जाए। सबसे पहले बात तो फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट हमको कहाँ मिल सकता है, कैसे इसको निकाला जाए। तो बहुत तरीके होते हैं, अगर हमको याद हो कोई फॉर्मूले तो बहुत तरीके होंगे जहाँ पर हम लोग फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन देख सकते हैं। जैसे हम याद करें तो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हमारे पास हैं। ठीक है, मान लो अगर सेम डायरेक्शन है तो ये पता है हमको अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा है फिजिक्स में जहाँ पर ये F/I² हमको मिल पाए, तो वहाँ से शायद डायमेंशन आ जाए। अब ये थोड़ा हम लोग को स्मार्ट बनना होगा और खोजना होगा। मैं तुमको थोड़ा डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ, बहुत तुम लोग तुमको बताएंगे इसको ये निकालो फटाफट निकालो, मैं कुछ और तरीका तुमको बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ जो क्लिक कर जाए। तो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला याद हमको होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, F = μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L। R उनके बीच के डिस्टेंस और L जितने लेंथ पर हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स अपॉन I इंटू I करंट का स्क्वायर तो होगा, तो I इंटू I करंट का स्क्वायर, और डायमेंशन लेंथ और डिस्टेंस का डायमेंशन काट रहा हूँ, वैल्यू नहीं, तो डायमेंशन तो कट जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, μ0 अपॉन 2π बचेगा, और 2π का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, तो सिर्फ तुम्हारा क्या बच गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो फोर्स अपॉन करंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अब ये चीज़ हमको याद हो गई कि यार कभी सॉल्व किया था तो फोर्स अपॉन I² इज इक्वल टू μ0 आया था डायमेंशन के वाइज। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पर तुमको ये चीज़ किसी और तरीके से हेल्प कर ले। तो वही कह रहा हूँ कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सीखना है आउटकम्स क्या है, क्या हम उस क्वेश्चन से ग्रैब कर सकते हैं।
जो हमें एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। शायद ये ना आए, मगर किसी क्वेश्चन में शायद ये चीज़ तुमको हेल्प कर जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक डिफरेंट तरीका तुमको मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ डायमेंशन छोटे छोटे याद होंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डू इट फास्ट। 25th क्वेश्चन अगेन एक बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट और बेस्ट है कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स और इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ तुमको समझा दो पहले मैं, जैसे मान लो कोई एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी शेप और साइज़ का है। हमने इसको चार्ज दिया और वो चार्ज इसके सरफेस पे जा कर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका जो शेप है वो कैसा है। अब इसकी बात हम नहीं कहते। तो जब किसी कंडक्टर को तुम चार्ज देते हो, चार्ज उसके सरफेस पे जाकर फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का ऐसे होगा कि इसका जो सरफेस है ये हमेशा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पर चार्ज की डेंसिटी भले डिफरेंट हो, यहाँ चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, यहाँ कम इकट्ठा हो जाए, वो होता है, वो सरफेस के कर्वेचर के हिसाब से होता है, उसको डिस्कस करने कभी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सरफेस पे वो हर जगह सेम होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ इस तरीके से होगा कि पोटेंशियल हैज़ टू बी सेम। तो ये जो सरफेस है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, और इसीलिए इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, वो हमेशा उसके सरफेस के कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर तुमको मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा होगा। ठीक है, तो बीच का जो एंगल होगा वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विल बी 90 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फैक्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हर एक बच्चे को पता होता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं है। ठीक है, चलेंगे 26 क्वेश्चन की तरफ। इसे कर लो पहले। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है और चैप्टर के किस टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है, उस टॉपिक में क्या फॉर्मूला यूज़ होगा उसको भी देखेंगे और उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि लेट T1 एंड, पहली बात तो ये लोग पता नहीं क्या खा करके पेपर बनाते हैं। लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं इनको क्या था कि एनर्जी को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यार क्वेश्चन अगर बनाना है तो कुछ और तरीके से कन्फ्यूज़ करो बच्चों को। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन T1 T2 लिख दिया है। अरे बच्चों को कन्फ्यूज़ अगर करना ही है तो क्वेश्चन को कुछ बढ़िया तरीके से घुमाइए। क्या फ़ायदा है कि एनर्जी को T1 T2 से लिखने का। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग T1 T2 लिखते हैं, एनर्जी को लिखना है लोग। चलो क्या किया जाए, हमारे हाथ में जो है वो करते हैं। पहले लेट T1 T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस बात पे गौर करना, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी लेवल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लिया जाए। ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए स्पेक्ट्रम का, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है इसको तो हम सबको पता है कि दिस स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को क्या है तो ग्राउंड स्टेट।
ठीक है, जहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल होता है विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो स्टेट है ये एकदम इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। इसके ऊपर की जो स्टेट्स देख रहे हो इन सभी को बोलते हो एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो अगर हमसे कहता है फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो 2 और 3 की भाई एक्साइट जब होगा तो यहाँ से यहीं ना जाएगा, तो पहली दफ़ा जब एक्साइट होगा तो 2 में जाएगा और एक्साइट होगा तो 3 में जाएगा। तो जब बात करेगा एक्साइटेड स्टेट की तो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं और उस गलती के जानबूझकर उस गलती के अकॉर्डिंग ऑप्शंस भी एग्जाम में तुमको दिए रहेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि T1 और T2 का रेशो क्या होगा। तो हम लोग जब पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की किसी भी एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 बाई n स्क्वायर, वैसे Z² भी होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज़ इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर पे एनर्जी जो भी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, n एनर्जी लेवल होगा, जिस एनर्जी लेवल में एनर्जी हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू वैसे पुट करेंगे। z हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी को यहाँ पर पे T कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं एनर्जी लिखूँ तो जो T1 की वैल्यू आएगी T1 इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर, कितना होगा 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। T2 फाइंड करेंगे, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो कितना होगा -13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ 3 का स्क्वायर। तो जब मैं रेशो निकालूंगा दैट इज T1 बाई T2, तो ये कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट इज 9/4 दैट इज 9:4। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना कि हमें जब भी कहेगा कि एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये ग्राउंड स्टेट है और ये सारे के सारे कहलाएंगे तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 26 इज डन। चलेंगे 27 की तरफ, डू इट फास्ट। हेलो 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 हेलो, अब चलते बच्चों क्वेश्चन 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। कहने का मतलब ये है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके दोनों सरफेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स, उसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। जिसके जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है दोनों ही 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो लेंस मटेरियल है, जिस चीज़ से लेंस बनी हुई है, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। पूछ रहा है द पावर ऑफ द लेंस। अब यहाँ पर एक बात है कि हमको लेंस का पावर या फोकल लेंथ किस मीडियम में निकालें ये हमें दिया नहीं है भाई, मीडियम पर डिपेंडेंट होता है इसकी फोकल लेंथ या पावर। तो नहीं पता है तो एयर मान के चलेंगे हम लोग। इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना। मीडियम नहीं पता है किस मीडियम में है तो टेक इट एयर। तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1
1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो 1/F इज इक्वल टू μ2, ये है 1.5, μ1 इज 1 माइनस 1/R1, R1 क्या होगा +20, R2 क्या होगा -20। अब ये फॉर्मूला देखो हम लोग को पता होना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। ये μ2 जो ऊपर लिखा है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो μ1 है वो मीडियम का है। तो मीडियम इज एयर एंड 1/R1, R1 इस साइड बनेगा, है ना। अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूज़न तो देखना कि अगर तुमको चेक करना हो R1 R2 तो ऐसे चेक कर सकते हो। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फर्स्ट कर्वेचर है जो ऐसे पूरा होगा, ये सेकंड कर्वेचर है जो ऐसे पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब लाइट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो R1 इस साइड बन रहा है लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और R2 इस साइड बना तो नेगेटिव। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/F, जहाँ F क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग R की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से जो F आएगा वो सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर में होगा तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 100/F, ठीक है। तो अगर मुझको पावर निकालना हो लेंस का तो P इज इक्वल टू 100/F, वो भी इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 इंटू 1.5 माइनस 1 किया तो कितना हो गया 0.5, ठीक है। एंड 1/20 प्लस 1/20 बिकम्स 2/20, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 किया तो 1 हो जाएगा ये, और 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 किया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो P इज इक्वल टू जो पावर है वो +5 डायोप्टर के बराबर है, तो +5D इज़ द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन में इस क्वेश्चन काउंटिंग होगी एग्जामिनेशन के पेपर में, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर तुमको फॉर्मूला याद है, इस पर ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट 2-3 बात का ध्यान रखना कि यहाँ से जो F निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा, तो P निकालने के लिए 100/F करना होगा 1/F नहीं, ठीक है। तो चलेंगे 28 की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन बहुत कुछ खास तुमको बताने वाला हूँ मैं। कह रहा है कि व्हेन 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू एंड ν/2 इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मैटर। चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर, टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिससे हमेशा मैं कहता हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन तुम्हें कंफर्म मिलेगा। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मेटल है जिस पर हम लोग 2 फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, 2 लाइट भेजते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स है, सिंगल वेवलेंथ है, जिनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू एंड ν/2। गौर करना, एक ही चीज़ गौर करना, अभी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs रेस्पेक्टिवली। इस वर्ड पर जरा फोकस करेंगे, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कम सब जानते हैं, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2 और ν/2 फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी उस ऑर्डर का स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना सबको पता है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हियर इज
Vs/2 एंड हियर इज Vs। यहाँ तक क्लियर है। एक मेटल पे दो फ्रीक्वेंसी आती है, न्यू और न्यू/2। न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2 और न्यू/2 फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs। गौर करना, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक वो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होती है जिसके लिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम आएंगे तो एमिशन नहीं हो सकता, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि तुमसे मैं कहूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10⁻14 हर्ट्ज़, मान लो एक मोमेंट के लिए। इट मीन्स कि अगर 10⁻14 से कम फ्रीक्वेंसी अगर हम भेजेंगे, इससे कम, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा भेजेंगे तो ही एमिशन होगा, इस पर भी होगा, इससे नीचे पे नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में जो दो फ्रीक्वेंसी दी है न्यू और न्यू/2, इन दोनों के लिए एमिशन हो रहा है। कैसे पता? एमिशन नहीं हो रहा होता तो ये हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों दिया होता? ठीक है, तो न्यू से भी एमिशन हुआ है, न्यू/2 से भी एमिशन हुआ है। इन दोनों में जो छोटी फ्रीक्वेंसी है वो न्यू/2 है, यानी कि न्यू/2 भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सक रहा है। यानी कि जो न्यू/2 वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी। यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इस न्यू/2 से भी कम होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना, अगर न्यू/2 पर एमिशन हो रहा है तो कन्फर्म है कि या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू/2 होगी या न्यू/2 से ज़्यादा होगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो न्यू/2 होगी या न्यू/2 से कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा गौर से ऑप्शन देख लो, यहाँ जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो न्यू/2 से कम है। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 2/3 न्यू, तो न्यू/2 पर एमिशन कैसे हो गया? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर एमिशन नहीं होता। ये फ्रीक्वेंसी भी इससे ज़्यादा है। अगर ये थ्रेशोल्ड है तो इस पे एमिशन कैसे हो गया? और अगर ये दोनों थ्रेशोल्ड हैं तो इस पे एमिशन कैसे हो गया? ये सारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू क्या इसके हिसाब से पॉसिबल हो सकते हैं कभी? अगर मैं कहूँ कि न्यू इज इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज पर एमिशन हो रहा है, तो क्या न्यू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फ्रीक्वेंसी पर एमिशन हो मगर वो थ्रेशोल्ड से कम हो? तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के नाम पर दी हुई है ये तो न्यू/2 से कम। अगर न्यू/2 पर एमिशन हो रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो ये है या इससे कम है, और जितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सब इससे ज़्यादा है। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर ये है या ये है या ये है, तो न्यू/2 पर एमिशन कैसे हो गया? नॉट पॉसिबल। तो कुल मिलाकर के जो कहने की बात है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। 2022 में ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके डाटा भी गलत है। और दूसरी बात एक बार और लोग पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पर मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जाके देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर न्यू/2 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर Vs की वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। न्यू/2 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा,
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है। क्यों? कि फ्रीक्वेंसी को तुम बढ़ाओगे तो फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, फोटॉन्स जिस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और अकॉर्डिंगली उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी हमको बढ़ानी होगी। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम नहीं हो सकता। तो वैल्यूज़ के हिसाब से भी ये गलत है। और कोई कह सकता है कि सर हो सकता है कि इसके लिए ये हो, इसके लिए ये हो। भाई शुरुआत में मार्क कर दिया था, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी इस वाले के लिए ये है, इस वाले के लिए ये है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एक एक चीज़ को देखो एकदम बारीकियों, कहीं से मैंने भी क्वेश्चन बहुत बार देखा कि क्या इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है। रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ था, अगर वो नहीं भी लिखा हो तो भी मैं दिमाग लगाता चलो हो सकता है ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा, अगर वो भी नहीं रिस्पेक्टिवली है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। मगर सबसे जो पेनफुल बात वो ये है, इस क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन तुमको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और वो लोग इसको सॉल्व करके आंसर भी ला रहे हैं 2/3 या 3/2 वॉटेवर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंडली किसी भी वीडियो को फॉलो नहीं करना है कि बस देखा हाँ सॉल्यूशन मिल गया। तुमको नेट पर खोजोगे इसका आंसर, वीडियो सॉल्यूशन सब तुमको मिलेंगे। कोई नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। अकॉर्डिंगली सॉल्व करके इसमें से आंसर ला भी देंगे। तो ये चीज़ चल रही है, हमको ऑथेंटिक चीज़ देखनी है, ऑथेंटिक वीडियोस देखनी है जहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही नॉलेज मिले। ठीक है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है जब भी हम लोग को कोई कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन था। 2022 में एक क्वेश्चन हमको रॉन्ग मिला, 23 में तो शायद 2 क्वेश्चन रॉन्ग मिला था। तो होता है 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हमको मिल सकते हैं, तो उस पर हमको परेशान नहीं होना है। जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें कर सकते हैं उसमें अच्छा करेंगे। ठीक है, चलेंगे 29 की तरफ। डू इट फास्ट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन कह रहे हैं कि विस्कोसिटी टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि और टॉपिक जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी किसी लॉन्ग विस्कस मीडियम में, जैसे मान लो कोई एक मीडियम है, विस्कस मीडियम का मतलब क्या होता है कि मान लो एक बहुत बड़ा सा ट्यूब है, ठीक है, जो पानी से ऐसे भरा हुआ है कुछ इस तरीके से, या कोई भी लिक्विड जो जिसमें विस्कोसिटी हो। ठीक है, तो जब किसी बहुत लंबे मीडियम में, बहुत बड़ा मीडियम क्यों का इसके पीछे वजह है, जब हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी तो बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। होता क्या है कि जब किसी लार्ज मीडियम में, लार्ज विस्कस मीडियम में किसी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उस पर 3 फोर्स काम करते हैं। सबसे पहला तो उसका खुद का वेट mg, पानी में डूबेगा तो बायसी फोर्स काम करेगा b, और स्टोक्स फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ F। तो ये इस पर 3 फोर्स लगते हैं, खुद का वेट, बायसी फोर्स और स्टोक्स फोर्स F, जो भी एक तरह का विस्कस फोर्स से ही होता है। तो शुरू में क्या होता है बच्चों कि ये जो वेट mg है, इसकी जो टोटल वैल्यू है ये b + f की टोटल वैल्यू से ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगी तो नीचे गिरेगा ही नहीं। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि वेट mg के ज़्यादा होने से बॉडी एक्सेलरेट करती है, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ने से ये जो स्टोक्स फोर्स है, इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV। इस mg ने इस बॉडी को एक्सेलरेशन दिया, उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा जो कि स्टोक्स फोर्स है। तो स्टोक्स फोर्स लगातार बढ़ता रहता है। जब ये बॉडी पूरा डूब जाएगी तो b कांस्टेंट हो जाता है, mg इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। वेरिएबल के तौर पे कौन रहता है? सिर्फ f। तो स्पीड लगातार जब बढ़ती है तो f की वैल्यू भी लगातार बढ़ती है, और जब भी f की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए कि f + b = mg हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है
वो ज़ीरो हो जाता है और फिर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ वेट mg, शुरू में तो बॉडी की वेलोसिटी जब ये गिरेगा इस विस्कस मीडियम में तो शुरू में तो इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही नेट फोर्स ज़ीरो होगा, नेट एक्सेशन ज़ीरो होगा, वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो ये एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी बॉडी को एक विस्कस मीडियम में हम छोड़ते हैं तो शुरू में तो स्पीड अप होगा, फिर धीमे धीमे कांस्टेंट होगा। तो शुरू में v इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज देन कांस्टेंट। अब ये ग्राफ कहाँ है उसको देख लो। कर्व ए देख रहे हो, कर्व ए लगातार v बढ़ रही है, तो लगातार v तो बढ़ती नहीं है, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाती है। c लगातार डिक्रीज कर रहा है, d भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ग्राफ b को देखो, शुरू में v की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फिर टाइम के साथ क्या हो गई है, फ्लैट लाइन हो गया, t के पैरेलल हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो जो कर्व b है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो कर्व b इज आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि बहुत बेसिक है और ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक था विस्कोसिटी या कह सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी, और जो चैप्टर है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स या फ्लूइड मैकेनिक्स कह सकते हो, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो विस्कोसिटी से तो क्वेश्चन, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन तो एक तो रखा ही हुआ है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, डू इट फास्ट। तो अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो है फ्रॉम रोटेशनल मोशन। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन। इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी उस फ्लाई व्हील का एंगुलर एक्सलेशन है वो यूनिफॉर्म है, ताकि हम लोग जो स्पेसिफिक फार्मूला है उसको यूज़ कर सकें। विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन एंड जो एंगुलर स्पीड है चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। अब ये RPM का मतलब होता है, क्या होता है? RPM इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो 1200 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, तो उसको RPM बोलेंगे। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट ये है, तो ये है क्या? चक्कर प्रति सेकंड या प्रति मिनट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट, ये क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को पहले हम लोग RPS में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको जो एंगुलर एक्सलेशन निकालना है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है। एंगुलर एक्सलेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है इनिशियल वो है 1200 RPM। हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 1200/60 करके RPS में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिनट से सेकंड में चेंज करना है, डिवाइड बाय 60 कर दिया तो कट गया, तो कितना आएगा 20 RPS, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर रहा है। सिमिलरली N2 अगर निकाला जाए तो N2 इज़ हाउ मच, 3120 RPM। तो 3120/60 एंड 6 5 जा 30 एंड 2 12, तो 52 RPS। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn होता है। तो 2πn होगा तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंड फाइनल इज ओमेगा 2 इज अगेन 2πn2, तो 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 52 × 2 किया तो 104 आ गया। तो ये था हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई, जो बढ़कर हो गया 104 पाई।
और ये 40 पाई से 104 पाई बढ़ने में जो समय लगा है वो 16 सेकेंड का समय लगा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन की इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई बॉडी, कोई फ्लाई व्हील, कोई डिस्क, कोई रिंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से अगर वो मूव कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला यूज़ होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी या माइनस अल्फ़ा टी अगर एंगुलर डी एक्सेलरेशन है तो फाइनल इनिशियल अल्फ़ा टी। तो फाइनल ओमेगा कितना है 104, इनिशियल ओमेगा कितना है 40 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू 16 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 64 पाई इज इक्वल टू 16 अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना जो बहुत बच्चे गलती करते हैं कि आरपीएम को पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, आरपीएस में। कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 60। और वो जो आरपीएस होगा वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी फिर ओमेगा निकाल। अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला पता होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, यही पता होगा कि ये फ्रिक्वेंसी है, लेकिन फट से यहाँ एन की वैल्यू 1200 पुट कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि वो आरपीएम में है। बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला मेक श्योर कि जो आरपीएम है उसको आरपीएस में पहले चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं मानेंगे इसको। चलेंगे 31st क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है और कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 1 मीटर। तो 1 मीटर साइड का पहले एक स्क्वायर लूप बना लो। ठीक है, बना लिया। रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो साइड दिया है 1 मीटर और रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। 0.5 टेस्ला की एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और इफ़ द प्लेन ऑफ द लूप, ये जो लूप का प्लेन इसकी बात हो रही है, इफ़ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कुछ ये कहना चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से। अब हमको ये पता है कि किसी लूप का प्लेन का जो एरिया होता है वो भी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो बी और ए का डायरेक्शन से, अच्छा कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर सबसे पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हमको सबको पता है। अब कुछ बच्चे फॉर्मूला तो याद है मगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से जैसे ही इसको परपेंडिकुलर पढ़ेंगे फट से थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 90 और क्या जज करेंगे कॉस 90 इज इक्वल टू 0 और 0 ऑप्शन भी है, वहीं पे काम खत्म हो गया। वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो, एंगल बहुत ध्यान से देखना। ये जो थीटा देख रहे हो इस फॉर्मूले में वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। आई रिपीट, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड ये जो परपेंडिकुलर है वो प्लेन और बी की बात हो रही है। तो जो प्लेन है वो ये है, प्लेन से परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये चीज़ कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा तो एरिया का सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ये 90 तो प्लेन के बीच का एंगल है ना, प्लेन से हमें क्या मतलब है। तो फिर कह दे रहा हूँ कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना होगा तो ये जो एंगल है थोड़ा ध्यान से उसको देखना।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, मगर हमें एंगल जो चाहिए फॉर्मूले में वो बी और ए के बीच का चाहिए, और बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो बी कितना है 0.5, और साइड दिया है 1 मीटर, तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर लूप है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, cos 0 इज 1, तो 0.5 वेबर इज योर आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट।